हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि बीएड सेकेंड ईयर के अंदर हम लेसन प्लान कैसे बनाएं। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने 2 सब्जेक्ट चूज़ किए होंगे अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, उसी पर हमको लेसन प्लान बनाना होगा सेकेंड ईयर में। ठीक है, तो ये हमारा फिजिकल साइंस का लेसन प्लान है बीएड सेकेंड ईयर का, टीचिंग एक्टिविटी बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। तो देखते हैं कि किस टाइप की जो हमारा लेसन प्लान है फिजिकल साइंस का हम बना सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पर आप लोगों को कि लेसन प्लान हमें बनाना कैसे है उसकी थोड़ी समरी दी होती है। ये देख लीजिए आप लोग, इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिए सिर्फ। ठीक है, उसके बाद लेसन प्लान कैसे बनाना है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि वीडियो में पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, पीडीएफ में हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिए अगर आप लोगों को चाहिए पीडीएफ तो मैं आप लोगों को अवेलेबल करा सकती हूँ। और बीएड सेकेंड ईयर का जो हमारा लेसन प्लान है वो बिल्कुल अलग होने वाला है, फर्स्ट ईयर के जैसा बिल्कुल भी नहीं है ये। ठीक है, फर्स्ट ईयर से एकदम अलग है। ये सब यहाँ पर दिए गए हैं कि हमारी क्रिएटिव राइटिंग्स क्या होती हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंट्स सब चीज़ें यहाँ पर हमारी दी गई हैं। 5 स्टेप्स जो होते हैं इसके हमें लेसन प्लानिंग में कैसे करने हैं। सो लेट्स सी फिजिकल साइंस लेसन प्लान। तो देखिए ये है हमारा फर्स्ट लेसन प्लान। टॉपिक है हमारा इंसिडेंट बेस्ड। ठीक है, ये हमारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच जो लेसन प्लान है वो है। सब्जेक्ट हमारा फिजिकल साइंस है और 7th क्लास का ये हमारा टॉपिक है। एबिलिटीज़ देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या डेवलप्ड होने वाली हैं हमारी। उसके बाद स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग, यहाँ पर देखिए फर्स्ट है हमारा कंक्रीट एक्सपीरियंस, जो हमारा इनिशियल स्टेप ऑफ लर्निंग होता है। तो यहाँ पर देखिए जो ट्रेनी है वो बच्चों के सामने दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली कुछ खाद्य सामग्री रखता है और उसको चखने के लिए कहता है। क्योंकि हम एसिडेंट बेस पढ़ रहे हैं तो हमें टेस्ट का पता होना चाहिए कि इनका टेस्ट कैसा होता है, किसका टेस्ट हमारा अम्ल जैसा है, किसका टेस्ट हमारा क्षार के जैसा है। तो यहाँ पर देखिए इसने रखा है आम, इमली और नींबू, क्योंकि बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिकली ज़्यादा समझ पाते हैं। सो आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा जो सेकेंड ईयर का लेसन प्लान है वो फर्स्ट ईयर से एकदम अलग है, इसी टाइप से बनाने हैं आप लोगों को। उसके बाद ऑब्जर्वेशन क्या है, हमने क्या ऑब्जर्व किया। जो टीचर है, टीचर कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अम्ल जो होता है, अम्ल के बारे में कि भाई नींबू आपने देखा, ठीक है, टेस्ट क्या, उसका स्वाद कैसा है। तो बेसिकली बच्चे बता सकते हैं कि खट्टा है। इमली का स्वाद कैसा है, खट्टा है। कच्चे आम का स्वाद कैसा है, खट्टा है। ठीक है, तो ये चीज़ें बता दी उन्होंने बच्चों ने। उसके बाद लिटमस पेपर द्वारा उन्हें बताएंगे हम कि इनका हमें कैसे पता लगेगा कि अम्ल कौन सा है और क्षार कौन सा है। तो नींबू के रस की एक बूंद लिटमस पेपर पर डालने से क्या परिवर्तन होता है। नीला लिटमस पेपर जो होता है वो लाल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मिथाइल ऑरेंज तथा फिनोल्फ्थीन से अभिक्रिया जो होती है हमारी, इसके आधार पर हम देखेंगे कि क्या हुआ। ठीक है, जो भी हम बच्चों को क्लास में कराते हैं इंटर्नशिप के दौरान वही चीज़ें हमें यहाँ पर लिखनी होती हैं। देन यहाँ पर देखिए कि पूछा गया है बच्चों से नींबू के रस को मिथाइल ऑरेंज विलयन में डालने पर विलयन का रंग कैसा हो जाता है। तो ये हो जाता है हमारा मिथाइल ऑरेंज विलयन जो होता है वो लाल हो जाता है। ठीक है, ये कैसा होगा हमारा लाल। और ये हम यहाँ पर किस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं, जो अम्ल होते हैं। ठीक है, अम्ल जो होते हैं तो अम्ल के कारण क्या होता है, नीला लिटमस पेपर जो होता है वो लाल हो जाता है। ठीक है, नींबू की हमने एक बूंद डाली, ठीक है, उसी से हमने टेस्ट किया है कि नीला लिटमस भाई लाल हो रहा है, हमने उस पर क्या डाला, नींबू की एक बूंद डाली है। और नींबू क्या है हमारा, अम्ल है। उसके बाद एक और टेस्ट कर रहे हैं हम। तो टेस्ट क्या कर रहे हैं कि नींबू के रस को फिनोल्फ्थीन विलयन में डालने पर विलयन का रंग जो होता है वो हमारा रंगहीन हो जाता है। देन यहाँ पर देखिए बेस क्षार के बारे में दिया गया है। तो धावन सोडे का स्वाद कैसा होता है, वो होता है हमारा कसैला। ठीक है, देन धावन सोडे को थोड़े पानी में घोलकर अगर उंगलियों से हम रगड़ते हैं तो कैसी चिकनाहट महसूस होती है, साबुन जैसी चिकनाहट। और लिटमस पेपर द्वारा हम इसकी पहचान करते हैं। तो धावन सोडे के विलयन को अगर हम लाल लिटमस पर डालते हैं तो लिटमस के रंग में क्या परिवर्तन होता है, जो हमारा लाल लिटमस होता है वो नीला हो जाता है। ठीक है, उसके बाद धावन सोडे के विलयन में नीले लिटमस पर डालने पर लिटमस के रंग में क्या परिवर्तन होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और मिथाइल ऑरेंज का यहाँ पर अगर हम देखें तो धावन सोडे को मिथाइल ऑरेंज विलयन में डालने पर रंग में क्या परिवर्तन होगा, ये देखते हैं, वो पीला हो जाएगा। ओके, और धावन सोडा जो होता है उसको हम फिनोल्फ्थीन विलयन में अगर डालते हैं तो उसके रंग में क्या परिवर्तन होता है, वो उसका रंग हो जाता है हमारा गुलाबी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फॉर्मिंग एब्स्ट्रैक्ट जो हमारा कंसेप्ट होता है, ठीक है, फॉर्मेटिंग है यहाँ पर।
तो पदार्थ का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है और एक विशेष प्रकार की यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है। तथा नीले लिटमस का जो लाल रंग हो जाना है वो भी एक विशेष यौगिक के कारण होता है जिसे हम अम्ल कहते हैं। और वह पदार्थ जिनका स्वाद तीखा होता है या कसैला होता है और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, क्षार कहलाते हैं। यानी अगर लाल लिटमस को नीला कर रहे हैं तो क्षार, ठीक है, और अगर नीले लिटमस को लाल कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, अम्ल। इसके बाद टेस्ट करते हैं हम इन न्यू सिचुएशन में। तो यहाँ पर हम बच्चों से कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने उन्हें सिखाया है, चीज़ें दिखाई हैं, उनका स्वाद उन्हें दिखाया है, ठीक है। तो उसके बाद हम पूछते हैं कि दही खट्टी किस कारण होती है, अम्ल के कारण होती है। और लिटमस पेपर का जो प्रयोग होता है वो किसके लिए करते हैं, अम्ल तथा क्षार की पहचान करने के लिए, क्योंकि अब बच्चे जान चुके हैं। देन इसी प्रकार आप सेकंड लेसन प्लान देखते चलिए। यहाँ पर हमने किस चीज़ का यूज़ किया है, यानी टॉपिक है हमारा उत्तोलक, ठीक है। उत्तोलक हमारा यहाँ पर टॉपिक है फिजिकल साइंस में क्लास 7th का। एबिलिटीज देख लीजिए आप लोग। और यहाँ पर हमारे कंक्रीट एक्सपेरिमेंट करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए उनके समक्ष हमने कुछ चीज़ें रख दी हैं छात्रों के समक्ष। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या चीज़ है हमारी। वो देखिए, कैंची, एक पहिए वाला ठेला है, चिमटा है, झाड़ू है, प्लास है। ओके, अब भाई ऑब्जर्वेशन करना है हमें, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में देखिए प्रथम प्रकार के उत्तोलक यहाँ पर कि कैंची से कपड़ा काटते वक्त हम बल कहाँ लगाते हैं। तो बच्चे ये बता सकते हैं, हत्थे पर लगाते हैं। और कपड़ा काटते वक्त भार कहाँ पड़ता है, कैंची की धार पर। और काटने में सहायक बिंदु की स्थिति कहाँ होती है, बीच में। उसके बाद द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के हमारे उदाहरण देख लीजिए। पहिए की ट्रॉली में भार कहाँ पड़ता है, बीच में। बल कहाँ लगाते हैं, हत्थे पर। और बोझा ले जाने में सहायक भाग कौन सा होता है, पहिया। ये सब चीज़ आप देख लीजिए। और इसमें पूछा है कि भार, बल तथा आलम की सापेक्ष स्थिति क्या है। तो इनकी सापेक्ष स्थिति है हमारी भार, आलम तथा बल के बीच में है। उसके बाद तृतीय प्रकार के जो हमारे उत्तोलक होते हैं, तो चिमटी द्वारा रोटी पकड़ने पर समय भार कहाँ पड़ता है, ठीक है। तो ये पड़ेगा अग्रसिरे पर, ठीक है। जब हम चिमटे से रोटी पकड़ते हैं तो भार कहाँ पड़ता है, अग्रसिरे पर। देन चिमटे द्वारा रोटी उठाते समय सहायक बिंदु का कौन सा भाग काम करता है, ठीक है। तो ये होगा हमारा चिमटे का पिछला भाग। देन पूछा गया है कि बल की स्थिति भार तथा लंब के सापेक्ष क्या है। तो ये क्या होती है, भार तथा लंब के मध्य में। उसके बाद देखिए यहाँ पर फॉर्मिंग एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट जो है हमारा, प्रथम प्रकार के उत्तोलक जो होते हैं हम किन को बोलते हैं। ये तो हमने बच्चों से पूछा है चीज़ें दिखाकर कि कहाँ क्या चीज़ होती है। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक क्या होता है, अब हम उनकी नॉलेज में थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं। तो वे उत्तोलक होते हैं जिनमें आलंब, भार तथा आयास, यानी जो बल होता है उसके मध्य होता है। ये क्या होते हैं, हमारे प्रथम प्रकार के उत्तोलक। देन द्वितीय प्रकार के उत्तोलक वो होते हैं जिनमें भार, आलंब तथा आयास के मध्य होता है। और तृतीय प्रकार के उत्तोलक वो होंगे हमारे जिनमें बल, भार तथा आलंब के मध्य होता है। उसके बाद हम टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग में क्या पता चलता है, हम पूछते हैं बच्चों से कि हथौड़े कौन से प्रकार का उत्तोलक है। तो वो बता देते हैं कि प्रथम प्रकार का है। नाव की पतवार जो होती है उसको बता देते हैं कि द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। और चाकू को बता देते हैं कि तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। यानी बच्चे अब कुछ जान चुके हैं। इसके बाद ये देखिए हमारा थर्ड लेसन प्लान, टॉपिक है हमारा एयर, वायु। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, फिजिकल साइंस के अंदर हमारा 6th क्लास जो है उसका टॉपिक है एयर, सभी जानते हैं। एबिलिटीज देख लीजिए यहाँ पर आप लोग, और स्टेप्स जो है स्टेप्स देख लीजिए। बच्चों को देखिए यहाँ पर आइडेंटिफाइंग करने के लिए प्रॉब्लम जो है हमारी, हम बोलते हैं कि आपने वायु की स्थिति का अनुभव किया, अनेक घटनाओं के बारे में आपने देखा होगा, ठीक है। कमरे में अगर हम फैन ऑन कर देते हैं तो क्या है, खुली किताब के जो पन्ने हैं वो फड़फड़ाने लगते हैं और हवा की हल्की झोंकी से भी खिड़कियां जो हैं वो खड़कने लगती हैं। वायु उपस्थित होती है लेकिन दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो ये वायु के बारे में हम थोड़ी बातें उन्हें बताते हैं। अब उनकी जानकारी में ऐड करते हैं कि वायु के और को क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या गुण हो सकते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि छात्रों से वायु के बारे में अध्ययन के लिए कहा जाता है और छात्र अपने चारों तरफ वायु के द्वारा होने वाली क्रियाओं का अवलोकन कर सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार की सूचना एकत्र कर सकते हैं, जैसे कि वायु स्थान घेरती है, वायु में भार होता है, या फिर वायु दाब डालती है। तो ये हम कैसे शो करेंगे, तो ये देखिए अब एग्जीक्यूट करते हैं हम प्लान को। तो छात्र अध्यापक जो है वो उपकल्पनाओं के आधार पर छात्रों को समूह में बांटकर क्रियाकलाप कराता है। तो क्रियाकलाप क्या है हमारा, फर्स्ट जो है हमारा कि एक गुब्बारा लेना है हमें और गुब्बारे में हवा भरना है, जिसके बाद गुब्बारा जो है वो फूल जाता है, ये देख लीजिए। उसके बाद क्रियाकलाप सेकंड है हमारा वायु का वजन करना है हमें। तो एक लकड़ी लेनी है हमें, संतुलन के लिए बीच में धागा बांध देना है, ओके। उसके बाद एक तरफ पॉलीथीन तथा दूसरी तरफ फूला हुआ गुब्बारा बांध देना है। तो पॉलीथीन में आवश्यकता अनुसार हम रेत डाल देते हैं, ओके।
रेत डाल दिया और ये है हमारा गुब्बारा। तो इससे हम क्या बता रहे हैं कि वायु के अंदर क्या होता है, हमारा वजन यानी भार होता है, देन वायु का दाब। तो वायु जो होती है, एक गिलास लें, इसे पानी से पूर्ण या आंशिक भर लें और गिलास को दफ्ती के टुकड़े से ढक दें और गत्ते को हथेली से दबाते हुए उल्टा कर दें। गत्ता नीचे नहीं गिरता है। तो हमने इस पहले क्रियाकलाप में क्या देखा कि वायु स्थान घेरती है, दूसरे में देखा हमने कि वायु में भार होता है और तीसरे में देखेंगे कि वायु में दाब होता है। सो क्रियाकलाप 1, 2 और 3 से स्पष्ट है कि वायु स्थान, भार, ठीक है, वायु में क्या होता है, स्थान होता है, भार, इसके अंदर भार होता है और दाब डालती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये फिजिकल साइंस का क्लास 8 का टॉपिक है, हमारा साइंस का ही होता है। ओके, देन एबिलिटीज टू बी डेवलप्ड, ये हमारी एबिलिटीज हैं जो जिनमें हम डेवलप करने वाले हैं थोड़ी सी। देन यहाँ पर देखिए स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग, तो आइडेंटिफाइंग करते हैं प्रॉब्लम को कि किसी वस्तु को पानी में डुबोने पर उसके भार में कमी आती है। जब हम ईंट को हाथ पर रखकर पानी में डुबोते हैं तो ईंट के भार में लगातार कमी होती जाती है और ईंट के पूरी तरह से डूबने पर भार में कमी रुक जाती है। तो भार में कमी क्यों होती है? क्योंकि पानी में डूबती हुई वस्तु पर ऊपर की तरफ बल लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्प्लावक बल। जितनी वस्तु पानी की सतह के नीचे जाती है, उत्प्लावक बल जो होता है वो बढ़ता जाता है, अतः पूर्ण रूप से डूबने पर अधिकतम बल लगता है। लेकिन हमारा प्रश्न यह है कि कितना विपरीत बल लगता है, अर्थात भार में कितनी कमी होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि छात्रों से अनेक पुस्तकें पढ़ने के लिए हम कहते हैं और उत्प्लावन बल से संबंधित जानकारी को इकट्ठा करने के लिए कहते हैं। तो इसके आधार पर हम कई समस्याएं जो है वो सुलझा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इससे संबंधित हमारे कारक हो सकते हैं स्प्रिंग बैलेंस यानी हुकदार एक लोहे का बर्तन लेंगे, एक टोटीदार कांच का बर्तन और एक पॉलीथीन, क्योंकि हम क्या करने जा रहे हैं, अपने प्लान को एग्जीक्यूट। ओके, तो यहाँ पर देखिए उपकल्पनाओं के आधार पर छात्रों को हम कई समूहों में बांटेंगे और उनसे क्रियाकलाप करने के लिए कहेंगे। तो शिक्षकों द्वारा भी ऐसा नहीं है, सहायता दी जाती है छात्रों को। तो देखिए ये सामग्री हम ले चुके हैं। अब क्या किया है हमने, एक स्प्रिंग तुला से लोहे का जो हमारा बेलन है वो लटका दिया है और दूसरे स्प्रिंग तुला से पॉलीथीन जो है वो लटकाई है। ठीक है, उसके बाद कांच के टोटीनुमा बर्तन में टोटी तक हमें पानी भरना है। ठीक है, धीरे धीरे यह जो होता है हमारा लोहे के बेलन को पानी में डुबोते हैं और भार में कमी तथा पॉलीथीन में आए पानी के भार को लिखना है अब हमें। तो यहाँ पर देखिए आप, लोहे के बेलन को डुबोना, जब हमने चौथाई भाग डुबोया तो हमारे जो बेलन के भार में कमी है वो कितनी हुई, 250 ग्राम, और पॉलीथीन के पानी का भार जो है वो हमारा 250 ग्राम। जब हमने आधा डुबोया तो क्या हुआ, बेलन के भार में कमी आई हमारी 500 ग्राम। ठीक है, और पॉलीथीन के पानी का भार जो है 500 ग्राम हुआ। देन संपूर्ण अगर हम इसको डुबो देते हैं तो बेलन के भार में 1 kg जो है वो कमी आती है और पॉलीथीन के पानी का भार जो होता है वो भी 1 kg हो जाता है। सो अगर कोई वस्तु पूर्ण या आंशिक रूप से हम पानी के अंदर डुबोते हैं तो उसके भार में कमी आती है। ये एक्सपेरिमेंट हमारा शो करता है और ये है हमारा इवेल्यूसिंग द सॉल्यूशन। ठीक है, ड्राइंग कंक्लूजन जो हमने बनाई है। तो क्या होता है कि यह जो कमी होती है हमारी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, अर्थात वस्तु द्वारा लगाया गया जो उत्प्लावन बल है वो द्रव के भार के बराबर होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ओके, इसके बाद नेक्स्ट लेसन प्लान है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश के अपवर्तन के अंदर हमारा क्लास 8 का टॉपिक है, ये एबिलिटीज दी गई हैं और स्टेप्स जो है हमारे लेसन प्लानिंग के वो देख लीजिए कि हम क्या करते हैं। तो छात्र अध्यापक जो होता है यानी ट्रेनी, वो छात्रों के समक्ष निम्न सामग्री प्रस्तुत करता है तथा ध्यानपूर्वक उसका अवलोकन करने के लिए कहता है। तो ये देखिए सामग्री क्या है हमारी, देखिए जो हमारा फर्स्ट है, यहाँ पर फर्स्ट ग्लास में क्या क्या है, हमने एक पेंसिल को डुबाया है जिसमें हमारा पानी है। ठीक है, तो जहाँ पर पानी है वहाँ पर हमारी पेंसिल क्या है, वो टेढ़ी दिखाई दे रही है, थोड़ी तिरछी दिखाई दे रही है। उसके बाद एक गिलास में हमने खाली सिक्का रखा है। ठीक है, खाली गिलास में सिक्का रख दिया, उसके बाद एक सिक्का हमने भरे हुए गिलास के अंदर रखा है। अब देखते हैं क्या हमारा निकल के आता है कंक्लूजन। देखिए अब ऑब्जर्वेशन करते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट जो हमारा है उसमें क्या क्या है, हमने पानी के भरे गिलास में पेंसिल डुबोई है। सेकंड में हमने क्या किया है, सेकंड में एक जो हमारा सिक्का है खाली गिलास में रख दिया है और थर्ड में हमने क्या किया है, जो एक पानी का भरा हुआ गिलास है उसके अंदर हमने सिक्का डाला है। ठीक है, तो ये क्या होता है, वास्तविक स्थिति से हमें थोड़े थोड़े उठे हुए प्रतीत दिखाई देते हैं। अब उसके बाद देखिए फॉर्मिंग एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट जो है हमारा, प्रथम स्थिति में पेंसिल के टेढ़े दिखने तथा तृतीय स्थिति में सिक्के की स्थिति जो है उठी हुई दिखने के कारण प्रकाश का परावर्तन होता है, जिसके कारण वस्तु की जो है वो स्थिति बदली हुई प्रतीत होती है। ठीक है,
अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही है यानी उसका अपवर्तन हो रहा है, तो भाई वो परावर्तित भी होगी, उसका परावर्तन भी होगा, वो वापस जाएगी भी। तो देखिए, प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसका हम टेस्ट करते हैं। तो हमने अगर पूछा है बच्चों से कि तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है, अब देखिए बच्चों को पता चल गया कि किसकी बात हो रही है, अपवर्तन की बात हो रही है। तो तारों के टिमटिमाने का कारण हमारा क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। और जो सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात सूर्य के दिखाई देने का कारण होता है प्रकाश का, वो भी हमारा क्या होता है? अपवर्तन। ओके, देन ये हमारा लास्ट लेसन प्लान है। आप अपनी स्ट्रेटेजी और टीचर के अकॉर्डिंग जैसा आपका कॉलेज है बना सकते हैं। जितने लेसन प्लान आपको बनाने हैं 15 से 20 तक भी बनवाते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ यही बनाए हैं। और यहाँ पर टॉपिक लिया है हमने इसमें वाटर। ठीक है, वाटर के बारे में सभी जानते हैं ज़्यादातर। ये एबिलिटीज देख लीजिए फटाफट, और ये हमारे स्टेप्स हैं लेसन प्लानिंग के। फर्स्ट हमारा है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। तो आइडेंटिफाई में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो जल है, जल के बारे में हम सभी जानते हैं, और जो हमारा संपूर्ण धरातल का 71% भाग पर जल जो है वो पाया जाता है, लेकिन इस जो हमारा जल भंडार का केवल 3% ही हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, पीने योग्य है। हम जानते हैं कि जल रंगीन होता है, स्वादहीन होता है। अब यह प्रश्न है कि जल और क्या क्या गुण हमारे इसके हो सकते हैं। तो ये गुण है हमारे, यहाँ पर देखिए। अब हम क्या कर रहे हैं? फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो देखिए, छात्रों से जल के बारे में अध्ययन करने के लिए कहते हैं, और जल से संबंधित जो जानकारी है उसका अवलोकन करने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जल ऊष्मा का सुचालक होता है और जल दाब डालता है। इस चीज को हम यहाँ पर क्या करेंगे? छात्रों को बताएंगे। तो अब अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। छात्र जो होते हैं वो उपकल्पनाओं के आधार पर हमने उनको बांट दिया है और उनको क्रियाकलाप करने के लिए कहते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं कि ऊष्मा का सुचालक होना। जल जो है वो ऊष्मा का सुचालक होता है। तो देखिए, जल से भरा बर्तन लीजिए और बर्तन को स्टोव पर गर्म कीजिए। थोड़ी देर बाद क्या होता है? जल जो होता है हमारा वो गर्म हो जाता है। तो ये देखिए हमारा, देख लीजिए डायग्राम। इसके बाद हम छात्रों को बताते हैं जल द्वारा दाब। तो दाब कैसे पड़ रहा है? एक रबर की पाइप ले ली हमने और पाइप के एक सिरे को नल की टोटी के साथ जोड़ दिया है। नल खोलने पर रबड़ की जो पाइप है वो हमारी फूल जाती है। तो जल में क्या होता है? दाब होता है। देख लीजिए आप डायग्राम के अंदर। और ये हो गया हमारा इवोल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन है हमारा कि जल जो है ऊष्मा का सुचालक होता है और जल जो है हमारा वो दाब डालता है। सो ये हो चुके हैं हमारे लेसन प्लान कंप्लीट। बीएड में हमारी टोटल 14 फाइलें होती हैं। बाकी फाइल्स देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं कि कैसे कैसे कौन सी फाइल आप लोगों को बनानी है। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।